So hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to do the MCQs of meetings of board and its powers, right? ये रवि अग्रवाल सर ने PDF MCQ की कंपाइलर इशू करी थी, राइट? इसमें जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि पहले स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, देन फिर MTP के क्वेश्चन है, देन फिर RTP के क्वेश्चन है, ICAI बुकलेट के क्वेश्चन है, के सिनेरियोज़ है, तो सारी की सारी चीज़ें कंपाइल्ड इधर, ठीक है? तो इधर टिल नवंबर 21 की RTP तक कवर है, राइट? तो जो अपनी नवंबर 21 की MTP है वो इधर कवर नहीं है, बाकी सब कवर है, ठीक है? तो पहले जो कवर है वो तो देख ले, फिर लगे हाथ आप MTP भी देख लेना, और स्टार्ट करते बिना किसी देर के, ठीक है? फटाफट इसको ओवर करते हैं, ठीक है? अब देखो ये पर्टिकुलर MCQ की क्वेश्चन बुक है, एंड देन इसके बाद जो है इधर नोट्स है। तो हम ट्राई करेंगे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं MCQ में वो हम देखेंगे कि क्या हमारे नोट्स में भी वो सब चीज़ें हैं, और अगर नहीं हैं तो हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि एट द एंड हम नोट्स ही पढ़ेंगे, राइट? हमारे पास बहुत कम टाइम रहेगा कि हम क्वेश्चंस भी साथ में करें, और आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे, टू बी ऑनेस्ट। तो MCQ के स्पेसिफिक जो भी हमको प्रोविज़न पढ़ना रहेगा हम उतना प्रोविज़न पढ़ेंगे, एंड देन उनके बेसिस पे हम जो है MCQ करेंगे, राइट? तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोविज़न रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग, 4 बोर्ड मीटिंग साल में करना, ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है? नॉट एप्लीकेबल टू। ये जो 4 बोर्ड मीटिंग है मिनिमम बोर्ड मीटिंग है, देखिए ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है? OPC, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी। क्योंकि अगर देखा जाए तो OPC में तो अगर जिसमें एक डायरेक्टर है, OPC में भी एक डायरेक्टर हो सकते हैं और एक से ज़्यादा डायरेक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी है ना, तो वो 1 पर्सन का मतलब मेंबर से होता है। तो अगर OPC में एक डायरेक्टर है तो ऐसे केस में बोर्ड मीटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, पर अगर एक डायरेक्टर से ज़्यादा है तो ऐसे केस में 4 बोर्ड मीटिंग की जगह हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग कर लो, अगले हाफ में दूसरी कर लेना, और दोनों के बीच में जो गैप है वो कम से कम 90 डेज़ का होना चाहिए। ये गैप जो है ये मिनिमम है, पर जब 4 बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है तो उसमें जब गैप बोल रहे हैं 120 डेज़, वो मैक्सिमम गैप है। तो ये याद रखना, मिनिमम गैप और मैक्सिमम गैप। रही बात जो मैंने आपको बोला OPC, स्मॉल और डोरमेंट, एक आता है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 ये बोलता है कि 6 महीने के अंदर में एक बोर्ड मीटिंग करना, ठीक है? ये बोल रहा है हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग करना। सेक्शन 8 में बोलते हैं 6 महीने के अंदर एक बोर्ड मीटिंग करना। तो इधर तो हमारा OPC, स्मॉल और डोरमेंट कंपनी आंसर आ जाता है। एसोसिएट कंपनी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, राइट? चलो, वन ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी डील इन अ बोर्ड मीटिंग कंडक्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। जब बोर्ड मीटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है तो ये सब चीज़ें डील नहीं होती। मतलब कि कुछ चीज़ें जो है जो पर्टिकुलर फिज़िकल मीटिंग से होती है, इन द सेंस कि इन पर्सन मीटिंग से होती है, ठीक है? तो कौन सा मैटर है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं होगा, फिज़िकल से होगा, ठीक है? वैसे ये पोर्शन अमेंड हो गया है, ये नवंबर 21 में ये पोर्शन अमेंड हो गया है। मतलब अब ये भी, क्योंकि ड्यू टू कोरोना, अब ये भी जो है हम फिज़िकली की जगह हम वर्चुअली कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ABP न्यू स्कीम मीटिंग। ऐसे अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है? तो ABP में अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉस्पेक्टस। तो न्यूज़ की मीटिंग, तो मीटिंग मतलब मैटर रिलेटिंग टू मर्जर, एमलगमेशन, ठीक है? एक्विजिशन, टेक ओवर, तो मैटर रिलेटिंग टू मर्जर, एमलगमेशन, इनके सब ये जो मैटर्स है इनके रिस्पेक्ट में जो है मीटिंग फिजिकली होनी चाहिए। पर अब वो अमेंड हो गया है, पर जब पहले अमेंड नहीं हुआ था तो ये फिजिकल मीटिंग थी, राइट? तो इसमें पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का तो नाम नहीं है। अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट जा गया हमारा, ठीक है? KMP नहीं आता है, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन, अ बोर्ड मीटिंग नीड्स टू बी कॉल्ड, बोर्ड मीटिंग जो है नीड्स टू बी कॉल्ड एटलीस्ट कितने दिन का नोटिस चाहिए? इन राइटिंग सेंड टू ऑल द डायरेक्टर एट देयर एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी। तो कितने दिन का नोटिस जाना चाहिए? बाय डिफ़ॉल्ट जो है नोटिस जो है वो 7 क्लियर डेज़ का होना चाहिए। नोटिस जो है 7 क्लियर डेज़ का होना चाहिए। मतलब कि अगर आप नोट्स में देखो तो आपको दिखेगा जो नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग है, तो इसी केस में नोटिस सबसे पहले तो राइटिंग में होना चाहिए। वो राइटिंग में नोटिस जो है वो आप सेंड करो पोहे से, पोस्ट
ठीक है, टेलीग्राम, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, हैंड डिलीवरी या अदर मीन्स सेंड करो। एटलीस्ट क्लियर डेज 7 क्लियर डेज का नोटिस हो। तो देखो नोटिस हमेशा क्लियर डेज का होना चाहिए, वो सारे केस में नोटिस हमेशा क्लियर डेज का होना चाहिए और ये सारे डायरेक्टरों को देंगे, ठीक है, इंटरेस्टेड हो नॉट इंटरेस्टेड हो, ठीक है, एबल हो नॉट एबल हो, ठीक है, उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, क्योंकि उसका एड्रेस रजिस्टर्ड होगा तो उस रजिस्टर्ड एड्रेस पे उनको नोटिस दिया जाएगा। फिर सीके लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 25 जून 2018। व्हेन कैन इट मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कब कर सकता है? देखो हमने पढ़ा था कि कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस 3 ईयर से कम है, देखो ये पर्टिकुलर नोट्स, अगर आपको कंट्रीब्यूशन करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोर्ड में अप्रूवल तो लगता है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है। अब ये आरबीसी से अप्रूवल नहीं होगा, ठीक है, ना तो उसका जनरल मीटिंग में ओआर की ज़रूरत है, जो भी है, पर बोर्ड रिपोर्ट पे जो चीज़ें होगी, बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है, आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। पर वो कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है और वो कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस 3 साल से कम का है, तो ऐसे केस में वो नहीं कर सकते। अब सिंस ये 25 जून 2018 है तो 19, 20, 21, 25 जून 2021 के पहले नहीं कर सकता, 25 जून 2021 और उसके बाद से कर सकता है। ये आंसर है 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंपनी हैविंग मिनिमम टर्नओवर, जिसका मिनिमम टर्नओवर दिस करोड़ इज़ रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। सी ऑडिट कमेटी है और एनआरसी का जो क्राइटेरिया है वो सेम है, ठीक है। तो कायदे से इधर जो है वो 100 करोड़ आना चाहिए, 10, 50, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, किसी भी टाइम जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर इक्वल हो जाए या एक्सीड हो जाए, ठीक है, डैश ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ऐसे केस में जो कोरम है शैल बी द नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर, ठीक है, शैल बी नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर और 2, ठीक है, विच एवर इज़ हायर, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर और 2 विच एवर इज़ हायर। मतलब ये 2/3 है। ये हमने कहाँ पढ़ा है? सेक्शन 174 में, जहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर, देखो यू कोरम का क्या होता है, उधर अपन देखते हैं कि 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 विच एवर इज़ हायर, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 विच एवर इज़ हायर, ठीक है, 1/3 और 2 देखा। पर अब ये बात आती है कि जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 हो जाते हैं, 2/3 या उससे ज़्यादा, तो ऐसे केस में डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर या अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर और 2 विच एवर इज़ हायर देखा जाता है। फिर क्वेश्चन है हमारा कि इन केस कंपनी वेयर मिनिमम -% मेंबर आर रिलेटिव ऑफ प्रमोटर। देखो इतने % मेंबर अगर प्रमोटर के रिलेटिव है या रिलेटेड पार्टी है, दे आर नॉट प्रिक्लूडेड, ये प्रिक्लूड नहीं किए गए हैं फ्रॉम वोटिंग ऑन अ रिजोल्यूशन फॉर अप्रूविंग एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। मतलब कंपनी जहाँ पे मिनिमम इतने % मेंबर अगर रिलेटिव है या रिलेटेड पार्टी है, तो वो मेंबर्स जो है वो प्रिक्लूड नहीं करे गए हैं किसी रिजोल्यूशन में वोट करने के लिए, वो रिजोल्यूशन जो अप्रूविंग एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, उसका रिजोल्यूशन पास करना है, सब वोट कर रहे हैं, तो ये मेंबर भी वोट कर सकते हैं। देखो जब आप 188 सेक्शन देखोगे तो आपको दिखेगा इसमें कि जो इंटरेस्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है, वो वोट तो नहीं करेंगे, ठीक है, इंटरेस्टेड मेंबर वोट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर मेंबर इज़ रिलेटेड पार्टी, तो इंटरेस्टेड मेंबर जो है कभी वोट नहीं करेंगे, राइट। कौन लोग में किस एरिया में वोट कर सकते हैं? जैसे प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड मेंबर वोट कर लेते हैं, ठीक है, और ऐसी कंपनी जहाँ पे 90% और मोर मेंबर, ठीक है, वो प्रमोटर के रिलेटिव है या रिलेटेड पार्टी है, तो ऐसे केस में वो कर देंगे। जब 90% और मोर ही प्रमोटर के रिलेटिव या रिलेटेड पार्टी है तो वो कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर अच्छा था क्वेश्चन, मतलब कि इन द सेंस कि ये देखने में नहीं आता, तो इसको हाईलाइट कर लो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस
अ कंपनी इज़ नॉट परमिटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कंपनी परमिटेड नहीं है टू मेक इन्वेस्टमेंट दो मोर देन कितने लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देखो लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक कंपनी जो है 2 लेयर्स तक इन्वेस्ट कर सकती है। इनफैक्ट ऐसा है कि जो दूसरे लेयर की जो सब्सिडियरी है, देखो लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, एक लेयर अपनी सब्सिडियरी, दूसरी लेयर सब सब्सिडियरी। इनफैक्ट जो लेयर 2 की जो सब्सिडियरी है उसकी एक इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी हो सकती है, ठीक है। तो लेयर्स तो मैक्सिमम 2 ही है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, पर देखा जाए तो एक्सेप्शन ये है कि इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी एक अपन ओपन कर सकते हैं। और अगर कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी को एक्वायर करा है और उनके लॉ में वो अलाउड है 2 से ज़्यादा सब्सिडियरी, तो ऐसे केस में हम जब इनको एक्वायर कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम सभी एक्वायर कर रहे हैं तो उस केस में चलेगा। इधर तो 2 है, राइट। मतलब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कंपनी इज नॉट परमिटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगला क्वेश्चन, 1 सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन एक्सरसाइज इट्स पावर्स बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपने एक्सरसाइज कर सकती है पावर्स बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड एट अ मीटिंग ओनली एंड बाय नो अदर मीन्स टू ट्रांजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस। क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन एक्सरसाइज इट्स पावर बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन। वो पावर एक्सरसाइज कर सकती है बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन से पावर एक्सरसाइज कर सकती है। और पास्ड एट मीटिंग ओनली, वो मीटिंग में ही होना चाहिए, कोई दूसरे तरीके से नहीं, मीटिंग में ही होना चाहिए, राइट। और मीटिंग में ही वो रिजोल्यूशन पास होगा और वैसे ही जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज कर सकता है उसके पावर। तो कुछ पावर जो है वो एक्सरसाइजेबल होंगे ओनली इन बोर्ड मीटिंग, वो बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही एक्सरसाइजेबल होंगे, इन द सेंस कि बोर्ड मीटिंग में ही रिजोल्यूशन पास होगा और उसमें ही जो है एक्सरसाइजेबल होंगे। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से इन सबसे मीटिंग नहीं होगी, राइट। जैसे कि हमने पढ़ा है ऑथराइजेशन ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, तो ठीक है, इसके लिए मीटिंग है। टेकिंग नोट ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट एंड शेयर होल्डिंग, रिव्यूइंग और चेंजिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। देखो बायबैक करना है तो ये पर्टिकुलर, ये तो आपको रिजोल्यूशन से ही करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग से ही पावर एक्सरसाइजेबल होगी। पर ये सब हमने नहीं पढ़ा कि टेकिंग नोट ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट एंड शेयर होल्डिंग, रिव्यूइंग और चेंजिंग टर्म्स एंड कंडीशन। पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट करती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करना है। तो ये सब चीज़ें के लिए आपको बोर्ड मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। देखो ये पावर एक्सरसाइजेबल करना है तो आपको बोर्ड मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो हमारा बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ है, वो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ काफ़ी सही है, ठीक है, क्योंकि यही हमने पढ़ा है। अब आता है हमारा 186 सब सेक्शन 5, वो क्या बोलता है कि आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 6 डायरेक्टर 5 आर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग टू कंसिडर इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स ऑफ द कंपनी। 5 बोर्ड मीटिंग अटेंड करें टू कंसिडर द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, ठीक है, ऑफ द कंपनी। रिजोल्यूशन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में जो रिजोल्यूशन होता है, शैल बी टेकन एज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ऐसा बोला गया है कि बोर्ड मीटिंग में यूनैनिमस बोर्ड रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। यूनैनिमस बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, जो प्रेजेंट है वो वोट कर रहे हैं, वो सारा का सारा डायरेक्टर का कंसेंट चाहिए। तो देखो 2 ही जगह होता है जहाँ पे यूनैनिमस बोर्ड रिजोल्यूशन लगता है, एक तो 186(6) एंड 206 सबसेक्शन 3, 186(5) और 206 सबसेक्शन 3। तो 186(5) में ही ऐसा है कि कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर, ठीक है, सबके सब डायरेक्टर का चाहिए, एंड हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो देखो 2 चीज़ें होती है, एक चीज़ ये होती है कि सबने फेवर में वोट किया, ठीक है, एक चीज़ ये होती है सबने फेवर में वोट किया, दूसरी चीज़ ये होती है कि किसी ने अगेंस्ट में वोट नहीं करा। सबने फेवर में वोट किया और किसी ने अगेंस्ट में वोट नहीं किया, दोनों में अंतर है। ये सपोज़ करो 6 डायरेक्टर है, 5 ने फेवर में वोट किया, ठीक है, और 1 ने वोट ही नहीं किया। तो क्या आप ये बोलोगे सबने फेवर में वोट किया? आप ये नहीं बोलोगे सबने फेवर में वोट किया, क्योंकि 1 ने तो वोट ही नहीं किया। तो ऐसे केस में आप ये बोलोगे कि किसी ने अगेंस्ट में वोट नहीं करा, ये नहीं बोलोगे सबने फेवर में वोट किया। देखो तो इसमें बोला है कि कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर मस्ट बी देयर,
ठीक है। कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग, तो ये बहुत ज़रूरी है, जो भी डायरेक्टर प्रेजेंट है इनका कंसेंट मुझे चाहिए, राइट। मतलब कि अगर कोई डायरेक्टर वोट नहीं कर रहा है, उसने नेगेटिव में वोट नहीं करा, उसने अगेंस्ट में वोट नहीं करा, पर उसने वोट ही नहीं करा, तो ये भी नहीं चलेगा। सबके सब डायरेक्टर का कंसेंट चाहिए, इसलिए जो है ऑल द 5 डायरेक्टर अटेंडिंग द मीटिंग हैविंग कंसेंट टू इट, राइट। अब इन केस ऑफ अ बोर्ड मीटिंग विच इज़ कंडक्टेड थ्रू मीन्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है, ड्राफ्ट मिनट, आपके मिनट्स बनते, ड्राफ्ट मिनट सर्कुलेट होते सारे डायरेक्टर्स को कितने दिन के अंदर। तो देखो ऐसा है कि एक बार मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है ना, तो उसके बाद जो ड्राफ्ट मिनट्स है वो चेयरमैन 15 दिन के अंदर सारे डायरेक्टर को देता है। डायरेक्टर फिर जो है 7 दिन के अंदर कंफर्म करता है, एंड देन कंफर्म होने के बाद वो अपने मिनट्स बुक में एंटर्ड हो जाते हैं सिग्नेचर के साथ। तो पहले तो जो है 15 दिन है वो, ठीक है, 15 दिन में। अब ऑडिट कमेटी में मेक ओमनिबस अप्रूवल। अब ओमनिबस अप्रूवल ऑडिट कमेटी दे सकता है, राइट। एक तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो ओमनिबस अप्रूवल है ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में ही है, तो यही आएगा, राइट। फिर अगला आता है क्वेश्चन, इन केस कंपनी एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। अगर कंपनी एंटर होती है ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन कर रही है और आर्म लेंथ बेसिस पे कर रही है, राइट। देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मैं अगर आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो ऐसा होता है कि आप पहले रिलेटेड पार्टी को समझते हो, फिर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को समझते हो, ठीक है, कि किस किस ट्रांजैक्शन पे ये लगेगा। फिर क्योंकि इसलिए समझते हो क्योंकि आपको OR पास करना रहता है जनरल मीटिंग में। देखो जब आप रिलेटेड पार्टी देखोगे ये पर्टिकुलर नोट्स, तो आपको जो है दिखेगा कि इसमें एक नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताया गया है, और यही चीज़ें सेक्शन में भी बोल के रखी। नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है कि जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं और आर्म लेंथ प्राइस पे होते हैं, ठीक है, उन पे तो 188 एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो ऐसे केस में कायदे से इधर एप्लीकेबल ही नहीं होना चाहिए, राइट। तो इधर जो है एप्लीकेबल ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज़ नॉट रिलेटेड टू ओमनिबस अप्रूवल। ओमनिबस अप्रूवल से ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज़ नॉट रिलेटेड, ठीक है, मतलब बाकी सब रिलेटेड होंगे, ये रिलेटेड नहीं है। देखो ओमनिबस अप्रूवल के रिस्पेक्ट में फाइनल में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट फिर भी MCQ आया है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। ओमनिबस अप्रूवल ऐसा होता है कि साल भर के लिए एक बार ही अप्रूवल दे दिया कि यार देखो कि आपको जो भी ट्रांजेक्शन इसके साथ करने उसका अप्रूवल दे दिया, कि आपको बार बार अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या रिलेटेड है। ऑडिट कमिटी शैल कंसीडर रिपीटेटिवनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगर ट्रांजेक्शन रिपीटेटिवनेस है, ठीक है, अगर रिपीटेटिवनेस ऑफ ट्रांजेक्शन है तो ऐसे केस में ओमनिबस अप्रूवल दे सकते हैं, हाँ लग रहा है, ठीक है। फिर दूसरा, द इंडिकेटिव बेस प्राइस और करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एंड द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन इन द प्राइस। देखो ये पॉइंट तो मैंने ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि ये सब ये देख रखा है, ठीक है, कि ये पॉइंट रिलेटेड है ओमनिबस अप्रूवल से। द इंडिकेटिव बेस प्राइस या करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एंड अ फॉर्मूला फॉर वेरिएशन, कि देखो ये बेस प्राइस है और इस तरीके से चीज़ें वेरी करेगी, ठीक है। ओमनिबस अप्रूवल 1 साल तक के लिए होता है, वो इधर 2 दे के रखा है, तो पहली गड़बड़ तो इधर ही हो गई। और ओमनिबस अप्रूवल शैल नॉट बी मेड फॉर ट्रांजैक्शन, ये उसके लिए नहीं होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। तो सही है ना कि ओमनिबस अप्रूवल ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए थोड़ी ना हो सकता, फॉर सेलिंग एंड डिस्पोजिंग द अंडरटेकिंग, क्या आप अंडरटेकिंग सेल करो कोई दिक्कत नहीं है। तो A, B और D पॉइंट हमने ओमनिबस अप्रूवल में देखे, और 1 साल के लिए होता है, इधर 2 साल दे के रखा है, तो ये पहले से गलत हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, 1 सेकेंड, चलो इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ होल अंडरटेकिंग, क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ बाय अ कंपनी, इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ होल ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, एक कंपनी अपने अंडरटेकिंग पूरी अंडरटेकिंग को ट्रांसफ़र कर रही है, नो कंपेंसेशन इज़ पेबल टू द डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। तो लॉस ऑफ ऑफिस के लिए कोई कंपेंसेशन पे नहीं होगा। मैंने अंडरटेकिंग बेची, डायरेक्टर का लॉस ऑफ ऑफिस हुआ, कोई कंपेंसेशन पे नहीं होगा। ये सेक्शन जो है वो सेक्शन 191 सेक्शन है,
ये 180 सेक्शन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 180 सेक्शन में अगर हम देखें तो 180 सबसेक्शन 1 में भी ABCD करके 4 पॉइंट्स दे के रखे, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि आप सेल कर रहे हो, लीज कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो, अंडरटेकिंग पूरी या सब्सटैंशियली होल अंडरटेकिंग आप जो है सेल कर रहे हो, राइट। और सब्सटैंशियली का मतलब ये होता था कि टोटल अंडरटेकिंग का 20% और मोर आप ये सेल कर रहे हो। ये 180 के सबसेक्शन में देख रखा है। तो अंडरटेकिंग को समझकर आप उधर मत चले जाना, हम लॉस ऑफ ऑफिस वाला पॉइंट सेक्शन 191 में देख रखा है। तो देखो क्या बोल के रखा है कि इन केस ट्रांसफर ऑफ होल ऑफ इट्स अंडरटेकिंग बाय कंपनी, एक कंपनी अपना अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र कर रही है, नो कंपेंसेशन पेबल। देखो ये सेक्शन 191 देखो, तो देखो उसमें लिखा हुआ है कंपनी अपनी प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। तो देखो 191 पढ़ोगे ना, तो कोई भी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन कनेक्शन विद द ट्रांसफ़र ऑफ द अंडरटेकिंग या ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी, ए पॉइंट हो गया। फिर बी पॉइंट है ट्रांसफ़र टू एनी पर्सन ऑफ ऑल और एनी ऑफ द शेयर इन अ कंपनी, अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र करी है या शेयर ट्रांसफ़र करे है, राइट। अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र करी है या शेयर ट्रांसफ़र करे हैं। तो ऐसे केस में कोई भी डायरेक्टर को कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और एज कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस और इन कनेक्शन विद सच लॉस और रिटायरमेंट। तो लॉस ऑफ ऑफिस और एज कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस और इन कनेक्शन विद लॉस और रिटायरमेंट कुछ नहीं मिलेगा, ना तो उस कंपनी से, ना तो ट्रांसफरी ऑफ सच अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी, ठीक है, ना तो किसी दूसरे पर्सन से। मतलब एक तरीके से ये हो गया कि कोई सा इवेंट हुआ, ठीक है, जो सेक्शन 191 में देके रखा है, उस इवेंट के चलते कोई भी डायरेक्टर को कंपेंसेशन नहीं रिसीव होगा, ठीक है। पर देखो उसमें भी ऐसा बोल के रखा है कि डायरेक्टर को मिलेगा नहीं, पर अनलेस अगर आपने फॉलोइंग पर्टिकुलर डिस्क्लोज करे हैं मेंबर को और उन्होंने जो है रिजोल्यूशन पास करा जनरल मीटिंग में, अब जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर लिया हो तो फिर मिल जाएगा, अदरवाइज़ ऐसे कोई मिलने से तो रहा। तो इस इवेंट के कारण पेमेंट तो नहीं होगा, पर हाँ रिजोल्यूशन पास हो जाए तो हो जाएगा। देखो यूज जनरल तरीके से तो हो जाता है, ठीक है, यूज जनरल तरीके से जो है पेमेंट तो हो जाता है, बट इस इवेंट के कारण पेमेंट नहीं होगा। देखो तो हमने क्या पढ़ा कि इवेंट के कारण तो पेमेंट नहीं होगा, ठीक है, जनरल सेंस में पेमेंट हो जाता है। फिर बाद में ये भी बोल दिया कि कोई भी पेमेंट MD होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर को नहीं होगा बाय वे ऑफ कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस या रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, तो पेमेंट नहीं होगा। अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करा है तो, अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करा है तो कंपनी जो है फिर कंपेंसेशन का पेमेंट नहीं कर पाएगी, डायरेक्टर अपने कंपेंसेशन का पेमेंट नहीं ले पाएंगे कि अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करा है। किन किन केस में डिफ़ॉल्ट करा है, इसका निमोनिक था D3 कैसे, डिबेंचर डिपॉजिट ड्यूज़, डिबेंचर डिपॉजिट ड्यूज़, डिबेंचर को आपने जो है रिडेम्पशन पे पेमेंट नहीं करा, इंटरेस्ट पे पेमेंट नहीं करा, डिपॉजिट्स आपने पेमेंट नहीं करा, ड्यूज़ आपने पे नहीं करा, लाइबिलिटीज़ कुछ थी आपने पे नहीं करा, ठीक है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट करा है इन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिफ़ॉल्ट करा है इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, डिफ़ॉल्ट करा है इन रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, डिफ़ॉल्ट करा है इन पेमेंट ऑफ ड्यूज़, और एक ये है कि कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करा है इन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट करा है इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, डिविडेंड और रिडेम्पशन अमाउंट अगर आपने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करा है तो आप कंपेंसेशन नहीं पे कर पाओगे। अब देखो अगर कंपनी ने फेल करा है टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, तो ये तो कोई कंटेंशन नहीं है, ऐसे केस में आप पे तो कर सकते हो। फेल टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, ये तो अभी अपन ने पढ़ा, तो आप नहीं पे कर पाओगे। फेल टू अपॉइंट ऑल डायरेक्टर, तो अपॉइंटमेंट नहीं कर पाने से कंपेंसेशन पे नहीं होगा ऐसा नहीं है, पर हाँ प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे नहीं करने से जो है, पर प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे नहीं करने से कंपेंसेशन तो पे नहीं होगा, ये लिखा हुआ है, राइट। तो अगला क्वेश्चन, सोना स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड, ये जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई 5 नवंबर को, ऑथराइज कैपिटल थी 10 लाख, एडवाइस रिगार्डिंग लेटेस्ट डेट बाय विच फर्स्ट मीटिंग इज़ रिक्वायर्ड, पहली मीटिंग 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, पहली जो बोर्ड मीटिंग है वो तो इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। तो 5 नवंबर से 30 दिन, देखो 30 में से आप पहले 4 माइनस करो, 26, ठीक है, 1 सेकेंड,
तो 5 दिसंबर तक हो जानी चाहिए, राइट। सेक्शन 182, जुपिटर शूटिंग मॉल लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 3 दिसंबर, ये इनकॉर्पोरेट हुई 3 दिसंबर को, 1 सेकेंड, एज ऑन 31 मार्च 18, 3 दिसंबर 2016 को ही, एज ऑन 31 मार्च 18, इट हैड फ्री रिजर्व 50 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो 7.5 लाख है। वन ऑफ इट्स डायरेक्टर राहा हैज़ लीनिंग टूवर्ड्स पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन विच हिज अदर फैमिली मेम्बर भी इन्वॉल्व है। राहा ने कन्विंस करा 2 डायरेक्टर को, ठीक है, टू कॉन्ट्रीब्यूट सम ऑफ 10 लाख एंड अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग करी ऑन 16 दिसंबर 18। देखो, अब क्वेश्चन में 182 के बारे में इतना बोल के रखा है, तो मैं भी एक बार 182 के बारे में आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कंपनी और जो कंपनी जिसका 3 साल नहीं हुए, अब देखो इस कंपनी जैसे कि 3 दिसंबर 2016 है, तो 3 दिसंबर 2019 तक तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब पॉइंट ये होता है कि चलो कभी करते भी तो बोर्ड मीटिंग में आप रिजोल्यूशन पास करो, लिमिट तो कुछ तो भी है, अनलिमिटेड है, मीन्स तरीके डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकते हैं। और मोड में ऐसा है कि कैश नहीं पे कर पाओगे, अकाउंट पे ही चेक से ही पे होगा, कैश और बियरर चेक नहीं दे पाओगे, अकाउंट पे ही चेक ही होगा। और अगर कभी गड़बड़ करी तो 5 टाइम्स की पेनल्टी लग जाएगी, राइट। अगला क्वेश्चन, रूबी डायमंड लिमिटेड इज़ रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश विजिल मैकेनिज्म। एक रूबी डायमंड लिमिटेड है, तो देखो रूबी डायमंड लिमिटेड इज़ रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश विजिल मैकेनिज्म, दो इट इज़ नीदर अ लिस्टेड कंपनी, ना तो वो लिस्टेड कंपनी है और नॉट अ कंपनी विच हैज़ एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम द कंपनी। तो ना तो ये लिस्टेड कंपनी है, ना तो ये ऐसी कंपनी है विच हैज़ एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अब ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विजिल मैकेनिज्म किन पे अप्लाई होता है, एक तो ये लिस्टेड कंपनी, राइट, एक होती है लिस्टेड कंपनी, राइट, कि लिस्टेड कंपनी और अदर कंपनी जैसे कि कंपनी जो एक्सेप्ट करी डिपॉजिट, या चलो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करी पर उसने अमाउंट बोरो करके रखा हुआ है, और अमाउंट कितना बोरो करके रखा है, एक्सीडिंग 50 करोड़ फ्रॉम बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं कि डिवेंचर होल्डर अनसिक्योर्ड लोन, नहीं, सिक्योर्ड लोन्स उसने लेकर रखे हैं, ठीक है। तो इधर देखो उसने या ना तो वो लिस्टेड है, ना तो उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट करे है, पर फिर भी अगर उसने बोरोइंग लेके रखी है 50 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, तो ऐसे केस में अप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब देखते क्या है, तो क्या लिखा हुआ है कि एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सक्राइब कैपिटल नहीं देखते, पेड अप कैपिटल नहीं देखते, टर्नओवर नहीं देखते, ठीक है, तो गलत हो गया। ओके, 3 डायरेक्टर्स नेमली समीक्षा, संतोष, समता intimated Pluto Plastics and Mechanical Toys Limited about their participation in board meeting through video conferencing at the appropriate time of the year. However, after attending the first board meeting held in the year 1920 by means of video conferencing, संतोष चाहता है कि नेक्स्ट मीटिंग जो है टू बी हेल्ड एट फ्यूचर डेट इन पर्सन, क्योंकि पहली मीटिंग हो गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वो चाहता है कि जो है अगली मीटिंग इन पर्सन हो। क्या पॉसिबल है, इज़ इट पॉसिबल फॉर हिम टू डू सो व्हेन कंसेंट गिवन फॉर पार्टिसिपेशन इन मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिमेन्स वैलिड फॉर फुल 1 ईयर। जब तूने कंसेंट दे के रखी है, राइट, जब संतोष ने कंसेंट दे के रखी है फॉर पार्टिसिपेशन इन मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और वो कंसेंट जो है पूरे साल भर के लिए वैलिड है, अब संतोष चाहता है कि वो इन पर्सन मीटिंग हो, तो क्या ऐसा कर सकता है? ये 3 लोग जो थे इन्होंने बोला था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मीटिंग हो रही होगी और ये पार्टिसिपेट करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, बाद में इसका मूड चेंज हुआ, ये सोच रहा है कि इन पर्सन चले जाए, तो क्या ये जा सकता है? तो हाँ, ये जा सकता है। इसको हम एक बार नोट्स में भी देख लेते हैं। तो देखो, संतोष तो अटेंड कर सकता है, ठीक है, भले ही जो है उसने जो अपना कंसेंट दे दिया था, बट ऐसा है कि जब वो फ्यूचर मीटिंग अटेंड करा इन पर्सन, तो एक सफिशिएंटली वो एडवांस में बता दे, ठीक है, उसका इंटेंशन वो सफिशिएंटली एडवांस में बता दे, राइट। अब देखो इधर नीचे भी यस दे के रखा है, तो संतोष अटेंड कर सकता है इफ़ ऑल द रिमेनिंग डायरेक्टर कंसेंटेड, कि सबने बोला तो कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। संतोष अटेंड कर सकता है फ्यूचर मीटिंग इन पर्सन बट एटलीस्ट 75%, ऐसा कुछ भी नाटक नहीं है। और संतोष अटेंड नहीं कर सकता, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, संतोष अटेंड तो कर सकता है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि इन ऑर्डर टू मेक रोबोटिक टॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड एज इट्स सब्सिडियरी, उसको रोबोटिक टॉयज़ लिमिटेड को सब्सिडियरी बनाना था। गोल्डन रेज रोबोट लिमिटेड रेज इट्स इन्वेस्टमेंट इन रोबोटिक टॉयज़ फ्रॉम 40 to 60, साला इन्वेस्टमेंट जो है वो 40 से 60% कर दिया।
ठीक है, ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, चूज वन विच करेक्टली इंडिकेट एज टू व्हेन रोबोटिक टॉयज शैल बी कंसिडर्ड एज अंडरटेकिंग। कब माना जाएगा कि रोबोटिक टॉयज इसका अंडरटेकिंग है? तो अंडरटेकिंग के लिए तो 20% ही देखते हैं, सब्सिडियरी के लिए 50% देखते हैं। 180 सेक्शन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो 180 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि अगर आप सेल कर रहे हो या लीज पे दे रहे हो, तो ये बेच रहे हो लीज पे या डिस्पोज कर रहे हो, अंडरटेकिंग होल या सब्सटेंशियली द होल अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, और ये जो अंडरटेकिंग है वो 20% देखा जाता है। और 20% किसका? ठीक है, 20% किसका? 20% ऑफ नेटवर्थ। ठीक है, तो ऐसे केस में 10% तो हट गया, 20%। ठीक है, बी इसका आंसर आना चाहिए, आंसर बी है। चलो अगला है कि ब्यूटी फैशन गारमेंट लिमिटेड हैज़ 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो एक पब्लिक कंपनी है, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, बिसाइड 8 अदर्स ऑफ इट्स ओन। ड्यू टू द अर्जेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, अर्जेंसी थी, सर्टेन इंपॉर्टेंट बिजनेस, ट्रांजैक्टिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट बिजनेस, अ बोर्ड मीटिंग वॉज कॉल्ड बाय गिविंग शॉर्टर नोटिस से बोर्ड मीटिंग कॉल हुआ। हाउएवर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं था। अब देखो अभी हमने बात करी थी कि जो नोटिस की लेंथ होती है वो 7 दिन की होती है, जो अपने पढ़ा था 7 दिन का क्लियर नोटिस होता है। फिर पॉइंट ये भी है कि आप जो है शॉर्टर नोटिस से भी जो है मीटिंग बुलवा सकते हो, पर सब्जेक्ट टू कंडीशन। शॉर्टर नोटिस से आप मीटिंग बुलवा सकते हो सब्जेक्ट टू कंडीशन कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखो कि अपॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप ये कभी अपॉइंटेड है तो ये देखो कि वो शॉर्टर नोटिस वाले मीटिंग में प्रेजेंट है कि नहीं है। प्रेजेंट है तो आप अर्जेंट बिजनेस का जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पर कभी प्रेजेंट नहीं है तो भी आप जो है अर्जेंट बिजनेस कैरी कर सकते हो। आप डिसीजन ले सकते हो बोर्ड मीटिंग में, सर्कुलेट भी कर सकते हो सारे डायरेक्टर को, बट अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से बाद में फिर रेटिफाई करवा लेना। देखो उसका अगर प्रेजेंस है, ठीक है, अर्जेंट बिजनेस है, उसका प्रेजेंस है, ठीक है, उसका प्रेजेंस ज़रूरी है, मीटिंग कर दो। पर अगर उसका प्रेजेंस नहीं है तो भी जो है अगर अर्जेंट बिजनेस है तो आप डिसीजन ले लो, सबको सर्कुलेट भी कर लो, पर बाद में उससे रेटिफाई करवा लेना। तो यही था कि नन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट, डिस्पाइट एब्सेंस ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बोर्ड रिजोल्यूशन तो पास हुआ। ठीक है, फॉर ऑपरेशनलाइजिंग द बिजनेस बाय द डायरेक्टर पर्सनली प्रेजेंट एट दैट मीटिंग हु वर मच मोर देन द रिक्वायर्ड कोरम। ठीक है, कोरम वोरम थी तो उन्होंने कर लिया, प्रेजेंट नहीं थे फिर भी उन्होंने कोरम थी तो उन्होंने कर लिया। ठीक है, तो आप ये बताओ कि रिजोल्यूशन पास जो है क्या वो वैलिड है? तो देखो रिजोल्यूशन पास है वो वैलिड मान लिया जाएगा, पर पॉइंट ये है कि उसको रेटिफाई कर लेना। देखो ये रेटिफाई, ठीक है, तो ये वैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोरम प्रेजेंट है तो ये तो गड़बड़ हो गई, गलत हो गया। टू बी वैलिड जो है उसको सर्कुलेट करना पड़ेगा सारे डायरेक्टर को। फर्दर इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड बाय ऑल द 3। देखो सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, ठीक है, एनी वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी चलेगा, तो ऑल द 3 तो नहीं है। फिर वैलिड होने के लिए सर्कुलेट करना पड़ेगा सारे डायरेक्टर को, और एटलीस्ट 2 ये भी नहीं है, किसी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से करवा लो। देखो अगर कभी प्रेजेंट हो तो मीटिंग तो उधर ही ख़त्म हो गई, ठीक है, आप पास कर लो। पर अगर कभी प्रेजेंट नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिर भी आप डिसीजन लो, ठीक है, सर्कुलेट करो सारे डायरेक्टर को, बट उसको रेटिफाई करा लो एट द नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है, बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सीके लिमिटेड जो इनकॉर्पोरेट हुई है 25 जून में, उसको डोनेशन करना है, तो कब वो डोनेशन कर सकता है? 3 साल बाद ही कर सकता है भाई, राइट, आफ्टर 3 ईयर। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि वेयर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, किसी भी टाइम नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड, मतलब वही एक्सीड हो जाते हैं 2/3, तो ऐसे केस में दिस इंटरेस्टेड डायरेक्टर और 2 विचएवर इज हायर वो कोरम होता है। ठीक है, इन केस कंपनी वेयर मिनिमम डैश परसेंटेज, मतलब वही 90%, ये सब पूरे रिपीट क्वेश्चन हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ 5 जो है बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे थे, 5 का ठीक है कंसेंट चाहिए, ये भी रिपीट है। फिर एक पढ़ा था ड्राफ्ट मिनट्स का सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन 15 दिन में हो जाना चाहिए। फिर डायरेक्टर रिस्पॉन्ड करेंगे 7 दिन के अंदर, देन जो है वो मिनट्स बुक में एंटर हो जाएगा विथ साइन। फिर कुछ पॉइंट आते हैं जैसे ऑडिट कमेटी ओमनिबस अप्रूवल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में दे पाएगा, ये तो हो गया। फिर ओमनिबस अप्रूवल में हम ये सारे पॉइंट देखते हैं, जैसे रिपीटेटिवनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, बेस प्राइस वाला देखते हैं पॉइंट। 2 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है,
2 फाइनेंशियल ईयर के लिए होता नहीं है, वो 1 फाइनेंशियल ईयर के ही होता है। और सेलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ अंडरटेकिंग, इसके लिए कभी ओमनिबस अप्रूवल नहीं होता, तो ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है। फिर एक्स जो डायरेक्टर है इंटीमेटेड कि वो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, ठीक है, पर क्या एक्स इंटाइटल्ड है कि वो खुद भी अटेंड कर सकता है? तो हाँ, तो खुद भी मीटिंग कर सकता है। बट ये क्वेश्चन को आप प्रॉपर पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। एक्स जो डायरेक्टर है इंटीमेटेड ऑफ हिज पार्टिसिपेशन इन मीटिंग शेड्यूल अगस्त 2018, उसने बोला कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से आएगा। अप्रैल 17 में ठीक है, उसने डिक्लेयर किया था अप्रैल 17 में, और मीटिंग शेड्यूल हो रहा है 2018 में। तो क्या वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ सकता है? तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो है वैलिड पीरियड जो डिक्लेरेशन का होता है वो 1 साल का होता है ऑफिस पार्टिसिपेट, और ठीक है वैलिड पीरियड ऑफ डिक्लेरेशन 1 साल है, तो उसका एक्सपायर हो गया। फिर देखो अगला क्वेश्चन आता है कि जो सी फूड लिमिटेड है वो इनकॉर्पोरेट हुई 1 अप्रैल 2016 में, और कंपनी ने कंडक्ट करी 4 बोर्ड मीटिंग। मैक्सिमम गैप 120 दिन का होना चाहिए, ठीक है। पहली बोर्ड मीटिंग तो 30 दिन के अंदर कर दी, 6 अप्रैल, फिर 6 मई, जून, जुलाई, 6 अगस्त, ये 4 महीने तो इधर ही हो गए, ये गड़बड़ कर दी तुमने। फिर चलो ठीक है 28 अगस्त और 30 सितंबर को कर दी, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इधर गड़बड़ कर दी, तो कॉन्ट्रावेंशन तो हुआ है, ठीक है। तो 6 अप्रैल से 28 अगस्त हो गया, और 30 अप्रैल से 31 मार्च ये हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेरी वेल लिमिटेड वांट्स टू कंट्रीब्यूट 60,000 किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में करना है, पर 15-16 में उसने लॉस सफ़र किया है। तो देखो उसने लॉस इंकर करा, ठीक है, उसने लॉस इंकर करा था। द डायरेक्टर आर कंटेम्पलेटिंग टू कंट्रीब्यूट द सेड अमाउंट इन स्पाइट ऑफ लॉसेस, कि भाई भले ही लॉस है तो भी तू कर सकता है। तो पहले तो ये बताओ कि क्या लॉस से कर सकते हैं? देखो पॉइंट ये है कि अगर आपको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में फंड में करना है तो पहले वो बोनाफाइड होना चाहिए, और हाँ आप 5% तक करो तो कोई दिक्कत नहीं है। 5% से ज़्यादा कर रहे हो तो आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो 5% है प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज नेट प्रॉफिट का 5% है, ठीक है। प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट निकाल लो, उसका 5% करो। अब हो सकता है उसमें किसी एक साल लॉस भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखो उसको लॉस 15-16 में हुआ है, राइट, 16, 17, 17, 18 में हो सकता है उसको प्रॉफिट हो, तो ऐसे केस में वो कंट्रीब्यूट तो कर सकता है। तो नो का तो सवाल ही नहीं उठता इधर भी, ठीक है। नो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ नॉट ऑथराइज टू कंट्रीब्यूट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ नॉट ऑथराइज। तो देखो ऐसा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट्स टू कंट्रीब्यूट, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रीब्यूट तो कर सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो है नहीं कर सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, ठीक है। और नो परमिशन ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग शैल बी रिक्वायर फॉर कंट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड, नो परमिशन इज़ रिक्वायर्ड। देखो परमिशन तो चाहिए अगर आपका 5% से ज़्यादा हो तो देखो ऐसा है कि यस वेरी वेल पीरियड कैन कंट्रीब्यूट इन स्पाइट ऑफ लॉसेस प्रोवाइडेड इट इज़ सो इन बोनाफाइड चैरिटेबल फंड, ठीक है, कर सकता है। तो ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी था। फिर मयूर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड वो इनकॉर्पोरेट हुई 23 अक्टूबर 17 को। एज पर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कंपनी शैल होल्ड AGM विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद MCA। तो देखो 23 अक्टूबर को इनकॉर्पोरेट हुई है, क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा? 18 के 9 महीने, देखो दिसंबर 18 कायदे से दिसंबर 18 आपका होना चाहिए, ठीक है। एंड फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद MCA विद इन ड्यू डेट। तो ड्यू डेट क्या है? फॉर होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्यू डेट फॉर होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। तो ड्यू डेट फॉर होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बनती बात है अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो AGM में होता है, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंफ्यूज नहीं होने का, आपका ये डेट 31 दिसंबर ही आएगा। 35th क्वेश्चन, ABC प्राइवेट लिमिटेड विद 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वॉज सर्व्ड नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग 7 days प्रायर टू सेड मीटिंग ऑन देयर पोस्टल एड्रेस। एक प्राइवेट लिमिटेड है, 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वॉज सर्व्ड नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग 7 days प्रायर टू सेड मीटिंग ऑन देयर पोस्टल एड्रेस। तो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब सही चल रहा है। मिस्टर M हॉस्पिटलाइज है, चलो पहले में M तो हॉस्पिटलाइज है, Y लंदन जा रहा है, X और B ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो एक हॉस्पिटलाइज है वो लंदन जा रहा है, 2 ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। A जो है वो बिज़ी है,
ठीक है, वो नहीं आ पाएगा। ई की मदर हॉस्पिटलाइज है, तो ऐसे केस में वो भी बिजी है, बट ही एश्योर डेट वो अटेंड कर लेगा मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। डी और पी वॉज शेड्यूल टू अराइव फॉर द मीटिंग एट 2 PM ऑन द सेम डे। तो ये बोल रहे हैं वो शेड्यूल टू अराइव फॉर मीटिंग, ठीक है, वो मीटिंग में आ जाएंगे एट 2 PM ऑन द सेम डे, तो वो आ जाएंगे। हाउएवर द फ्लाइट गॉट डिलेड, लो वो बोलेंगे कि वो आ जाएंगे पर डिले हो गई फ्लाइट बाय 8 hours। जी और एच आर इन टाउन एंड अवेलेबल फॉर द शेड्यूल्ड बोर्ड मीटिंग। क्या बोर्ड मीटिंग हो सकती है? तो देखो 1/3 और 2 विच इज हायर 3.33 राइट, तो 4 और 2 विच इज हायर, कम से कम 4 होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे केस में ई आ पा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जी और एच आ पा रहे, बाकी तो आ नहीं पा रहे, तो मीटिंग को कैंसिल करो। क्या मीटिंग क्या कैंसिल्ड? इन द सेंस कोरम जो है मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड क्योंकि कोरम इनकम्प्लीट है। फिर देखिए कि रामेश्वरम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है 12 जनवरी को, कंपनी नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन, पास अ रिजोल्यूशन फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रिजोल्यूशन पास करना है। अब रिजोल्यूशन की कॉपी अलॉन्ग विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होंगे सारे डायरेक्टर को। कंपनी में 10 डायरेक्टर है, सबका सब बता के रखा है, ठीक है। तो राम, कमल, राज, फिरोज, नुपुर, भरत, विनोद, रेखा, कपूर। अब देखो जीवन, अब देखो राज और राम, ठीक है, तो राम राज हो गया एक तरीके से, अब्रॉड थे एट द टाइम ऑफ पासिंग देयर रिजोल्यूशन। राम, राज, नुपुर, कमल टुक ऑब्जेक्शन बिफोर द चेयरमैन अगेंस्ट द पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन। तो उन्होंने जो है चेयरमैन के सामने जो है ऑब्जेक्शन रखा, राइट। आई वांट टू डिस्कस दिस फर्दर एंड, ठीक है, चेयरमैन के सामने ऑब्जेक्शन रखा अगेंस्ट पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन एंड वांट टू डिस्कस इट फर्दर इन द मीटिंग। अब देखो अगर आप देखो क्वेश्चन में तो आपको यहाँ से पकड़ लेना था, 1 सेकेंड, ठीक है, हाँ, क्या लिखा हुआ है? कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन अलॉन्ग विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट वो सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर। वो सर्कुलेट हो गए हैं, सर्कुलेट हो गए, ठीक है। अब देखो, और ऑब्जेक्शन कब लिया गया है? सर्कुलेट कर दिए, और ऑब्जेक्शन बिफोर द चेयरमैन हैज़ पास द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन पास करने से पहले, रिजोल्यूशन पास करने के बाद तो तुम ऑब्जेक्शन ले ही नहीं पाओगे, पर सर्कुलेट कर दिया तो रिजोल्यूशन के पहले तुम ऑब्जेक्शन ले सकते हो ना, राइट। तो ऐसा है कि ऑब्जेक्शन में ऐसा है कि अगर 1/3 पीपल ने भी अगर ऑब्जेक्शन करा, ठीक है, 10 का 1/3 3.3 होता है, जिसको अपन 4 बोल देते हैं, तो एटलीस्ट अगर 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ने बिफोर रिजोल्यूशन अगर इन्होंने ऑब्जेक्शन करा तो फिर आरबीसी नहीं होगा। तो देखो ऑब्जेक्शन बिफोर रिजोल्यूशन है तो ऑब्जेक्शन तो सस्टेनेबल है, ठीक है, क्योंकि 1/3 मेंबर ने जो है, ठीक है, ये 1/3 मेंबर ने जो है ऑब्जेक्शन करा है और वो मीटिंग इज़ हेल्ड फॉर फर्दर डिस्कशन। मीटिंग तो होगी अब, ठीक है। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन करा, सबको सर्कुलेशन कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करी, पर अगर आपको लग रहा है कि मीटिंग में होना चाहिए तो मीटिंग में कर लेंगे, क्योंकि अभी तक ऑर्डर पास नहीं हुआ है, रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, इसके पहले आपका ऑब्जेक्शन आ गया, वैलिड ऑब्जेक्शन है। अब देखो जुपिटर शॉपिंग मॉल वो इनकॉर्पोरेट हुआ 3 दिसंबर को एंड एज ऑन 31 मार्च उसका फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम इतना था। अब रहा, देखो इनकॉर्पोरेट 3 दिसंबर 19 से, देखो वापस से ये पूरा रिपीट हुआ है कि रहा लीडिंग टूवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन विद हिज अदर फैमिली मेम्बर। उसने कन्विंस किया 2 डायरेक्टर को और कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग करी 16 दिसंबर को और रिजोल्यूशन पास किया कि कंट्रीब्यूट कर सकते, तो भाई नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। तो 3 दिसंबर 16 फिर 3 साल, देखो 3 दिसंबर 17, 3 दिसंबर 18, 3 दिसंबर 19, ठीक है। तो 18-19 में आप नहीं कर सकते कंट्रीब्यूट, ठीक है। कंपनी कैन नॉट कंट्रीब्यूट इन द फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो इस तरीके से हमने एमसीक्यू ओवर कर रहे हैं। अब जो है इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज है डायरेक्टर्स के, मतलब वो मीटिंग्स के इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज है एंड जो अराउंड 15 है, ठीक है ना, 1 2 1 सेकेंड 3 4 5 ये अच्छे खासे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे, नाम ही नहीं ले रहे ख़त्म होने का, अच्छे लंबे चौड़े। तो ठीक है, ये इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज जो है हम करते हैं और अराउंड 15 है इसको करते हैं, मतलब लंबा चौड़ा है एमसीक्यू, मतलब मीटिंग्स के जो है एमसीक्यूज अच्छे खासे, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।